चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमने सेकंड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। यस, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। गुड अनुष्का, 40 आउट ऑफ 40 एंड मैथ्स में 30 आउट ऑफ 40। गुड, ऐसे अच्छे मार्क्स लाओ, हम खुश रहेंगे। ईमानदारी से लाओ, हम और खुश होंगे। चलिए, तो हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए असेंबली थी, ड्राफ्ट कमीशन भी था, किन किन लोगों ने योगदान दिया, हमने वो सब देखा। हमने देखा कि ये चीज एक व्यक्ति की नहीं है। 299 मेंबर्स इसमें लगे थे। राजेंद्र प्रसाद जी थे, बलदेव सिंह जी थे, सरोजिनी नायडू थे, भीमराव अम्बेडकर थे। तो काफी लोगों की मेहनत से ये संविधान लिखा गया और एक दिन में लिखा गया। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1931, 1929, जब स्वराज का आंदोलन दिया था। किसने स्टार्ट किया था? मोतीलाल नेहरू एंड अदर्स जो उनके साथ में कांग्रेस के मेंबर्स थे। तो यहाँ तक हमने पिछला पढ़ा था। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या, तो थोड़ा सा इसका ब्रीफ लाइन यहाँ पर दिया गया है। थोड़ा इन्होंने ब्रीफिंग इसमें देने की कोशिश की है। चलिए इसको आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या गाइडलाइंस हमको दी गई है। ठीक है, तो जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक पॉइंट के ऊपर, हर एक टॉपिक्स के ऊपर लिखा गया है। जैसे आप रिलीजन ले लो, लैंग्वेज ले लो, वर्किंग कल्चर है, राइट टू फ्रीडम है, स्पीच है, आप जो सोच सकते हो वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। ठीक है, तो अब आप पूरा, ये तो बहुत बड़ा ग्रंथ है कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको आप कभी आपको पढ़ने का मौका मिले। मैंने स्क्रीन शेयरिंग कर दिया, बच्चा आप चेक करो, सबको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस, गायत्री अपना नेट चेक करो बच्चा। ठीक है, तो अभी इस कॉन्स्टिट्यूशन को दो तरह से समझा जा सकता है। वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग द व्यूज ऑफ आवर मेजर लीडर्स, कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है इसके बारे में हमारे मेजर लीडर्स ने क्या क्या सोचा। और दूसरा, इसको आप पढ़ के सोच सकते हो। जब इसको पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन को, तब आपको समझ में आएगा इसकी क्या फिलोसफी है, इसमें क्या दिया गया है। ओके, तो जब भी ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उसमें स्टार्टिंग में प्रेम्बल लिखा गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेम्बल? कोई जानता है? व्हाट इज प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ये हमारी एनसीईआरटी बुक में आप देखो पक्का मिलता है। पहले एनसीईआरटी बुक में दो चीज पक्का थी, प्रेम्बल और गांधी जी क्या सोचते थे, गांधी जी की सोच। ये दो चीज आपने हमेशा देखी रहेंगी। व्हाट इज प्रेम्बल? गायत्री अपना नेट चेक करो बेटा, आप या तो वापस रिज्वाइन करो। व्हाट इज प्रेम्बल? तो प्रेम्बल होता है, जैसे आप नॉवल पढ़ना चाहते हो, अपने मार्केट से गए, आपने एक नॉवल खरीदा, ठीक है, तो आप एकदम नॉवल पे नहीं जाते हो, उसमें इंट्रोडक्शन भी होता है और उसमें थैंक गिविंग भी होता है ना। तो समझो इंट्रोडक्शन में आपको इस पूरी नॉवल का समरी दिया होता है कि नॉवल किस चीज के बारे में है। यस, तो सर बुक के बिगिनिंग में हाँ प्रेम्बल होता है। प्रेम्बल मतलब इंट्रोडक्शन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी प्रियम्बल है, उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो अभी हमारे बुक में दिया हुआ है, हम उसको पढ़ेंगे। अभी आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, ठीक है, इसमें आप कहीं भी गांधी जी का नाम नहीं देखते हो। लेकिन जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें देखो गांधी जी का नाम कहीं नहीं है। वाई गांधी जी का नाम कहीं नहीं है? एक्चुअली पूरा विजन है वो महात्मा गांधी जी का ही था। ठीक है, तो 1931 में एक बुक होती थी, मतलब एक मैगजीन थी, यंग इंडिया। जो मैगजीन का ये नाम आपको याद होनी चाहिए, ये डेट आपको याद होनी चाहिए, आपको ये साल याद होनी जरूरी होती है। ठीक है, तो 1931 में गांधी जी ने एक लेटर लिखा था, उसमें उन्होंने अपना पूरा विजन लिखा था कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या सोचता हूँ। ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जो बने वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो हम गांधी जी का विजन पढ़ेंगे भी कि गांधी जी का विजन क्या है। तो गांधी जी ने जो लेटर लिखा था यंग इंडिया 1931 में, तो यहाँ पे उसका देखो विजन दिया गया है। आई शैल स्ट्राइव फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन। ये 19, मैंने आपको पहले बताया था 1929 में ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू हो चुका था। तो गांधी जी ने उस टाइम ये लेटर लिखा था उस मैगजीन के लिए। तो मैं एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन देखना चाहता हूँ
which will release India from all the thrillom and patronage. Patronage मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट। देखो इंडिया में गरीबी बहुत थी, जब अंग्रेज लोग गए यहाँ से बहुत सारा खजाना इन्होंने बहुत लूटा है। 1857 से लेके 1800 से लेके 1947 तक दबा के लूटा है। इंडिया से जो जहाज जाते थे ना, भर भर के जाते थे, सोना चांदी हीरे जवाहरात भर भर के सब उठा के लगे। चोर लोग हैं यूके वाले, एकदम क्लियर बोलना, कभी तुमको कोई अंग्रेज मिले ना साफ बोल देना चोर हो, ठीक है। एक बार इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, एक बार ये अमेरिका नहीं ब्रिटेन गए थे, यूके में। तो ठीक वहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो ब्रिटिशर्स ने, जो ब्रिटिश पत्रकार था, उन्होंने से पूछा, यस कोई उनके पास, तो इन्होंने भक्ति वेदांत प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद जी से पूछा कि भाई तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो प्रभुपाद जी पता क्या उनको बोलते कि तुमने हमारे देश को खूब लूटा। उनके सामने उनको बोला कि तुम्हारे पूर्वजों ने हमारा बहुत कुछ लूटा, सोना लूटा चांदी लूटा, हमारे सोने की चिड़िया को तुम लूट के ले गए, पर तुम एक चीज भूल गए। अंग्रेज का बच्चा सोचा क्या भूल गया भाई। तो प्रभुपाद जी बोलते तुम हमारी इंडिया कल्चर भूल गए हो, तुमको कल्चर देने आया, असली चीज तो तुम भूल गए, नकली चीज तुम लोग लेके आ। तो उस अंग्रेज का बच्चा मुझ छोटा सा हो गया। तो अगर एक्चुअली इंडिया की जो पावर है ना वो कल्चर में, जो इंडियन कल्चर है ये बहुत अमेजिंग है। तो इसी को हमको बना के रखेंगे तो लाइफ में सक्सेस पक्का मिलेगा। प्रभुपाद जी बोलते तुम एक कल्चर भूल गए थे, तुमको कल्चर देने आया हूँ, ठीक है। तो उसमें गांधी जी भी हमारे देश में कल्चर लाना चाहते थे। कैसा कल्चर लाना चाहते? पेट्रोनेज, मतलब कोई गरीब ना हो, क्योंकि इन्होंने इंडिया को बहुत गरीब बनाया था अंग्रेजों ने। एंथ्रोडोम, इसका मतलब है गुलामी। जो इतने सालों से हम गुलाम थे, वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं वो गुलामी से बचें और वो सब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, वो गरीब ना हो। आगे गांधी जी कहते हैं आई शेल वर्क फॉर एन इंडिया इन विच द पूरेस्ट शेल फील, मतलब गरीब से गरीब आदमी भी फील दैट इट इज देयर कंट्री, उनको लगना चाहिए भाई हम इसी कंट्री के हैं। who's making they have an effective voice, आपने देखा अभी तक अचीव नहीं हुआ है कि हमारी आवाज, गरीब भी अगर आवाज उठाए उसकी आवाज भी सुनी जानी चाहिए। गांधी जी ऐसा सोचते थे, गांधी जी की सोच थी कि गरीब आदमी को भी ये कंट्री अपना लगना चाहिए, उसको लगना नहीं चाहिए वो किसी और कंट्री में है। वो कब होगा? जब वो किसी भी मुद्दे पर अपनी आवाज को या अपनी बात को इफेक्टिवली रख सकता है। इन इंडिया इन विच, इंडिया कैसा होना चाहिए? दे शुड बी नो हाई क्लास एंड लोअर क्लास। ये जाति प्रथा के बारे में बताया गया। कुछ लोग बोलते हैं हम हायर कास्ट के हैं, कुछ लोग बोलते हैं लोअर कास्ट, ठीक है। तो बोलते थे ये अंतर भी नहीं होना चाहिए। एक्चुअली शास्त्र भी वही कहता है। अभी देखो जो लोग अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं, क्षत्रिय मानते हैं, ये बाय बर्थ मानते हैं, पर भगवान अर्जुन भगवता में कहते हैं कि ये जो व्यवस्था है ये बोलते मैंने बनाई है। बेटे कैसे बनाई है? मैंने ये जन्म के आधार पर नहीं बनाई, मैंने कर्म के आधार पर बनाई है। अगर कोई किसी भी नॉर्मल फैमिली में पैदा होता है और ब्राह्मण के कार्य करता है तो उसको ब्राह्मण मानना चाहिए। जैसे वाल्मीकि जी पहले डाकू थे, लेकिन बाद में संत वाल्मीकि बने, जिनको भगवान राम का लिटरेचर रामायण लिखने का मौका मिला। तो इंडियन कल्चर ऐसा था। हाँ बेटा मैंने पूरी पढ़ी और मैंने कई बार पढ़ी और मैं रेगुलर भी पढ़ता हूँ, है ना। तो इंडियन कल्चर कैसा है कि किसी डाकू को भी हम एक संत की उपाधि देते हैं, ये इंडियन कल्चर है। लेकिन अभी कल्चर कैसा हो गया? भाई जो जिस कुल में पैदा होगा, ब्राह्मण हुआ तो उसको ब्राह्मण मान लो, चाहे वो नॉनवेज खाता हो, चाहे सारे उल्टे पुल्टे काम को, तब भी ब्राह्मण है। नहीं, तो ये गलत था। तो गांधी जी भी कहते थे इंडिया ऐसा होना चाहिए जहां पर नो हायर क्लास एंड लोअर क्लास, एन इंडिया इन विच ऑल द कम्युनिटीज शेल लिव इन परफेक्ट हार्मोनी। जितने भी कम्युनिटीज है, यहाँ पर वो रिलीजन के बारे में बता रहे हैं कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, जितने भी रिलीजन हैं इंडिया में सब लोग पीसफुली रहे। क्योंकि आप देखो अंग्रेजों ने ही, यस सारी बोल, अच्छा सुदीप्त सर भी है ओके। तो सारी कम्युनिटी कैसी होनी चाहिए? दे शुड लिव इन परफेक्ट हार्मोनी, ये सब मिलजुल के लिए। आप देखो अंग्रेजों ने पहले इंडिया और ये मतलब हिंदू और मुसलमान ये कैसे रहते थे? ये मिलजुल के रहते थे।
ये अंग्रेजों ने ही दोनों को लड़ाना सिखाया। 1857 के आसपास देखो जो कारतूस आया था मंगल पांडे के टाइम में, कि हिंदुओं के लिए वो गौ मांस का कारतूस था और मुसलमानों के लिए सुअर का मांस था। इनका मोटो क्या था, इन दोनों को आपस में लड़ा। तो जो इसके बाद से आप देखो हिंदू और मुसलमानों में थोड़ी कट्टरता आ गई थी, इसलिए जो इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन का कारण भी बना, है ना। तो गांधी जी क्या चाहते थे, जितनी भी कम्युनिटी है वो सब यहाँ है। इसलिए गांधी जी ने क्या कहा था, भाई अगर कोई मुसलमान पार्टीशन के टाइम पे अगर इंडिया में रहना चाहता है वो रह सकता है। तो उनका मोटो था हर कोई शांति से रहे। देयर शुड बी नो रूम इन सच इंडिया फॉर द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी। ये काफी बड़ा ड्रॉबैक था इंडियन का, कि जो लोअर क्लास था, खासकर जो फोर्थ क्लास पीपल हम जिसको बोलते हैं, इनको अछूत माना जाता था कि भाई इनको छूना नहीं चाहिए। पर गांधी कहते थे ऐसा नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। ये जो हमारे सोसाइटी का जो कर्स है या अभिशाप है, इसको हटना जरूरी है ना। और द कर्स ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, ठीक है, वो खुद चाहते थे कि देश में शराबबंदी हो और जो ड्रग्स है ये बंद होना चाहिए। अभी भी देखो बॉलीवुड में सबसे बड़ा मुद्दा वही चल रहा है, ड्रग्स का, है ना। और आज हमारे रोल मॉडल कौन है, ये बॉलीवुड के हीरो ही। अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा वो आपको अच्छा कौन लगता है, या तो कोई फिल्म एक्टर का नाम लेगा या हीरोइन का नाम लेगा। पर जो आपको पर्दे में दिखते हैं ना, ये वो नहीं है। इनकी असलियत पीछे बहुत अलग होती है। इनसे बड़ा दारूबाज कोई नहीं है, इनसे बड़ा नशेड़ी कोई नहीं है, और इनको हम क्या मानते हैं, रोल मॉडल। खासकर वो कबीर सिंह देखो, जो मूवी आई थी बीच में कबीर सिंह, मूवी में क्या था, भाई वो एक नशेड़ी गंजेड़ी है और लोग उसको रोल मॉडल मानते हैं, जबकि एक्चुअल में कबीर जी बहुत बड़े संत थे 1550 के आसपास। तो आप लोगों को अपना रोल मॉडल भी बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। केवल जिसको हम मूवी में देखते भाई इसने 10 को मारा, दबंग है, ये है वो है, ये रियल मॉडल नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट गांधी जी कहते हैं वुमेन विल एंजॉय द सेम रेट एज मैन। आप देखो ये हमारे इंडियन में कल्चर रहा ही है हमेशा कि वुमेन्स के राइट कम है मेंस के, लेकिन एक्चुअल में ऐसा था नहीं। अगर हम अपने शास्त्र को देखते हैं तो एक्चुअल में वुमेन्स को ज्यादा राइट है एज कम्पेयर टू मैन। अब तुम बोलोगे कैसे, तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जब तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी आई शादी करके, है ना, जब तुम नहीं थे लेकिन थे, तो जब जब शादी होती है तो लड़की जब दूसरे घर में जाती है तो देखो उसको सिर्फ शादी करने पर क्या क्या मिलता है। उसको फैमिली का नाम मिलता है, कि उस फैमिली में समझो तुम्हारे जैसे होता है ना मराठा या ये दूसरी शादी होती तो एक तो उसका नाम मिलता है। सेकंड, बीवी जो औरत होती है उसको सीधे सीधे प्रॉपर्टी में आधा हक मिल जाता है विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, बरोबर। जो उसका जो हस्बैंड होता है वो अगर अच्छे काम करेगा, शास्त्र कहता है अगर हस्बैंड अच्छे काम करेगा, भजन करेगा, पूजा पाठ करेगा, उसको 50% लेडी को तुरंत मिलता है। लेडी करेगी जेंट्स को नहीं मिलेगा, और अगर जेंट्स करेगा तो वो लेडी को मिलेगा। अगर आदमी कोई गलत काम करता है, अगर आदमी कोई गलत काम करे, लेडीज को नहीं लगेगा, वो केवल पुरुष को भुगतना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो वुमेन्स को इतने राइट हमारे इंडियन कल्चर में दिए हैं, बट इसको गलत प्रोजेक्ट किया है। तो गांधी जी ने उसी की कहा था कि भाई दोनों को इक्वल राइट्स होनी चाहिए, मेन की राइट भी इक्वल होनी चाहिए, वुमेन की राइट भी इक्वल होनी चाहिए। आई शेल बी सेटिस्फाइड विद नथिंग एल्स। बोला अगर सब हो जाएगा, बोले अगर ये सब हो जाएगा तो मैं इतना ही चाहता हूँ, मैं उसके अलावा कुछ और नहीं चाहता। बट दे पेड लेस। प्रशांत इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वुमेन्स को पेमेंट कम मिलता है, ठीक है। अब आप देखो आदमियों को भी ये कंपनी में अलग अलग पेमेंट मिलता है, ये मानसिकता है केवल कि वुमेन्स को पेमेंट कम मिलता है, जेंट्स को ज्यादा मिलता है, ठीक है। जबकि आप देखो कई सेक्टर्स में वुमेन्स ने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म भी किया है। ये सिर्फ लोगों के माइंड में नेगेटिव डालने का इच्छा है। अदरवाइज जिसने मेहनत किया ना, इंदिरा नूरी पेप्सिको की वो चेयरमैन थी, सीईओ थी। तो आप देखो आईसीसी बैंक जो लेडी सीईओ थी वो लेडी थी। तो ऐसा नहीं कि उनको पेमेंट कम मिलता है, ये सिर्फ बताया जाता है। ठीक है जी। आगे गांधी जी कुछ और कहते हैं, ठीक है। ये गांधी जी का चैप्टर क्लोज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बारे में बताया गया, जब हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, कि अगर हमको कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो हमको बड़े बड़े लीडर को सुनना चाहिए। तो अभी हमने गांधी जी के विचार सुने, अभी नेक्स्ट हम अंबेडकर जी के विचार सुनेंगे। अब अंबेडकर जी के विचारों में
और गांधी के विचारों में थोड़ा डिफरेंसेस था, अभी हमको पढ़ेंगे, ठीक है। 1 सेकंड में थोड़ा इरेज कर देता हूँ इसको। चलिए, द ड्रीम ऑफ इंडिया दैट हैज एलिमिनेटेड इनइक्वालिटी वाज शेयर्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी भी चाहते थे कि जो जाति प्रथा है खासकर ये हटनी चाहिए, ताकि सब एक दूसरे को माने। वो बताएगा ना, हु इज द की रोल इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो उन्होंने ड्राफ्ट कमीशन था उसके चेयरमैन थे। बट ही हैज अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग हाउ इनइक्वालिटी कुड बी रिमूव्ड, and he was bitterly criticized Mahatma Gandhi and his vision also. ठीक है। In his conclude speech to the Constitution Assembly, he stated his anxiety very clearly. तो गांधी जी के विचारों से वो सहमत तो थे कि ऐसा होना चाहिए, बट कैसा होना चाहिए वो उसमें सहमत नहीं थे, है ना। तो कैसे सहमत नहीं थे, तो जो स्पीच दे रहे थे, देखो उन्होंने स्पीच में क्या क्या कहा था। ऑन द 26 जनवरी 1950, इस दिन हमने संविधान को क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। बट ये फाइनलाइज कब हुआ था, नवंबर में, 26 नवंबर 1949। अभी जब कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे प्रेमबल आप पढ़ोगे वहां पर लिखा हुआ। तो अंबेडकर जी कहते हैं वी आर गोइंग टू एंटर ए लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। क्लियर था, क्योंकि हम जो लिख रहे हैं संविधान में वो होगा नहीं होगा, उसमें काफी सारी चीजें कॉन्ट्राडिक्शन है। एग्री, अभी भी आप संविधान को कोशिश करोगे। इसलिए एक इसका बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि हमारे इंडिया में ये क्या कहते हैं, कानून तो काम करता है, बहुत डिले होकर कानून करता है, नियम तोड़ने वाले ज्यादा हैं, उसको बचाने वाले कानून ज्यादा है। अब शायद चीजें बदल रही है। तो अंबेडकर जी कहते हैं इन पॉलिटिक्स वी ऑल हैव इक्वलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि राजनीति में के अनुसार या कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा के अनुसार हम सब बराबर हैं, बट इन सोशल एंड इकोनॉमिकल लाइफ वी हैव इनइक्वालिटी। इन्होंने उसको आगे एक्सप्लेन भी किया कैसे। इन पॉलिटिक्स वी विल रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट वन वैल्यू। जैसे मैं वोट देने जाऊंगा तो मेरा वोट और प्रधानमंत्री का वोट या राष्ट्रपति का वोट, उसका वैल्यू एक ही है। मतलब पॉलिटिक्स की भाषा में मैं और राष्ट्रपति एक ही है, तब जब हम वोटिंग करने जाते हैं तब। लेकिन जब हम दोनों के सोशल और इकोनॉमिकल की बात करते हैं, सोशल मतलब उसका सोशल स्टेटस और इकोनॉमिकली वो कितना फिलफिल। अब देखो नॉर्मल गरीब आदमी 12 घंटे काम करता होगा और एक कंपनी का मालिक मुश्किल से उसका 2 घंटे काम करे। अब दोनों की सैलरी में कितना अंतर होगा। अब वर्कर कहे भाई मैं तो 12 घंटे काम करता हूँ, मेरी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा होता है क्या, नहीं होता, पॉसिबल नहीं है। तो अंबेडकर जी वही कह रहे थे पॉलिटिकली वी आर वन, बट सोशल इकोनॉमिकल फ्रंट पे, सोशल मतलब उनका मानना था जो जाति प्रथा है कि जाति प्रथा में ये ऊंच नीच बरकरार है। वी शेल बाय रीजन ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, मतलब हमारा इतने सदियों से जो सोशल और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो बना हुआ है पहले से, उसको इतनी जल्दी चेंज होना मुश्किल है। He continued to deny the principle of one man one value। मतलब एक आदमी का एक वोट तो हो सकता है, लेकिन उस आदमी का और वैल्यू दोनों लोगों का अलग अलग होगा। अगर एक राष्ट्रपति की पोजीशन पे है और एक वर्कर की पोजीशन पे है, वो अलग अलग होगा, ये दोनों सेम नहीं हो सकते। तो हाउ लॉन्ग शेल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ विद अ कॉन्ट्राडिक्शन। ऑब्वियसली कॉन्ट्राडिक्शन है ना कि पॉलिटिक्स के मतलब संविधान के अनुसार सब बराबर हैं, बट आप सोशल लेवल पे और इकोनॉमिकल लेवल पे दोनों को डिफरेंशिएट करोगे, और डिफरेंशिएशन जरूरी भी है, हो ही नहीं सकता ना। मकान मतलब कंपनी के मालिक और एक वर्कर की सैलरी में और उसके स्टेटस में सेम हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। तो हाउ लॉन्ग शेल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वालिटी इन अवर सोशल एंड इकोनॉमिकल लाइफ। ठीक है, if we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril। अगर ये inequality बना रहा और हम इसको डिनाई करते रहे तो इससे क्या होगा, हम जिस मुद्दे से कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी कर रहे हैं या इस डेमोक्रेसी को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं फेलियर भी होगा। ठीक है जी।
किसी को डाउट यहाँ तक, जो अभी तक हमने पढ़ा? है किसी को डाउट कोई यहाँ तक समझ में? किसी को? ऑल क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिल? क्या पूछूं, तुम्हें इतना भी नहीं पता? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिल? क्या लैंग्वेज देख के तुमको समझा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिल? बताओ। एनीवन कैन एक्सप्लेन कि पेरिल का मीनिंग क्या है? मैंने बताया भी था अपने शब्दों में, तुम उसको सिर्फ सेंटेंस को पढ़ो। मीनिंग पुटिंग इन यूज नहीं, उसमें लिखा है देखो क्लियर। अगर हम इस सोशल इकोनॉमिकल लाइफ की इक्वलिटी को डिने करते रहेंगे तो जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है इन पेरिल, मतलब ये इसको सस्टेन करना मुश्किल काम है, जोखिम भरा है। कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस पर्पस से बनाया है वो एंडेंजर्ड है, मतलब डेंजर में है। समय आने पर उसमें समस्या आएगी और समस्या आती भी है। ठीक है, चलिए। उसका नेहरू जी ने कुछ कहा था। नेहरू जी ने अपनी फेमस स्पीच में 1857 15 अगस्त 1947 आज़ादी वाले दिन मिडनाइट, उन्होंने एक फेमस स्पीच दिया था। उन्होंने भी उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ कहा था। चलो अब उसको सुनते हैं। तो यहाँ से आपको क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ कुछ जानने का मौका मिल रहा है कि भाई ये क्या क्या कहते थे बड़े बड़े लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या कहा है, उनका क्या विजन है। तो इससे आपको क्या है, अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है आपको उसका एक ब्रीफ गाइडलाइन आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। चलिए मैं तुमको एक विडंबना ही बताऊंगा। देखो, जो हिंदुस्तान है ये एक हिंदी स्पीकिंग नेशन है, पर नेहरू जी आज़ादी की रात 15 अगस्त की जो रात थी, जब 14 एंड होता 15 होता, वो अपना भाषण अंग्रेजी में देते। सोचो, जबकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, वो उनको भाषण उसमें देना चाहिए। चलो देखते हो कहते क्या थे। लॉन्ग ईयर अगो वी मेड ए ट्रस्ट विद डेस्टिनी, है ना, कई साल पहले हमने कुछ सोचा, है ना। इन्होंने सोचा नहीं, जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने सोचा था, या बड़े बड़े जो क्रांतिकारी रहे थे उनकी एक सोच थी। ट्रस्ट विद डेस्टिनी का मतलब क्या है, हमने विदाउट प्लानिंग, हमने सिर्फ सोच लिया कि फ्यूचर में ऐसा होगा, इसका मतलब वो है। लॉन्ग ईयर अगो वी मेड ए ट्रस्ट विद द डेस्टिनी, हमने डेस्टिनी मतलब फ्यूचर में, फ्यूचर में हम लोग आज़ाद होंगे। जब आज़ाद होंगे तो हम ऐसे होंगे, हम ऐसा उसको सोच रहे हैं। हमने एक विजन बनाया, बट उसका लेआउट क्या है, मैप क्या, वो नहीं बनाया कि उसको कैसे प्राप्त करना। एंड नाउ द टाइम कम्स, बोले अब वो समय आ गया है जो हमने बहुत समय पहले, और इन्होंने या जो क्रांतिकारी थे उन्होंने जो बहुत समय पहले जो सोचा, अब वो समय आ गया है कि व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज नॉट वुली और इन फुल मेजर, कि वो समय आ गया है जब हम फिर से उस प्लेज को दोहराएंगे, नॉट फुली और इन फुल मेजर, पर हम उसको किसी लेवल तक करने की कोशिश करेंगे। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर, 14 अगस्त खत्म हो रहा है, 15 अगस्त स्टार्ट हो रहा है, जब पूरी दुनिया सो रही है, इंडिया विल अवेक, भारत जागेगा। कैसे जागेगा? इट इज फुल ऑफ लाइफ एंड फ्रीडम, जब हर भारतीय अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हो जाएगा और नए नए जीवन में हम लोग प्रवेश करेंगे। ए मूवमेंट कम, एक ऐसा समय आएगा, विच कम बट रियली इन द हिस्ट्री, कि मूवमेंट आया है बट ये बहुत रेयर है। वैसी बात, आज़ादी बार बार नहीं मिलती, अब मिल गई। अब ये हो सकता लंबे समय तक हम किसी के गुलाम ना बने, वैसे इंडिया बहुत समय गुलाम भी रहा है। अगर आप अपनी हिस्ट्री पढ़ोगे तो जब से मुसलमानों ने, ये अरब लोग आते थे, इन्होंने जब भी अटैक किया, बाबर खासकर, बाबर के बाद से इंडिया इनके कब्जे में रहा, फिर अंग्रेज लोग आ गए। ठीक है,
तो अब ये मूवमेंट फिर से नहीं आएगा, इट विल कम वेरी रेयरली इन द हिस्ट्री। कौन सा मूवमेंट? आजादी वाला मूवमेंट, फ्रीडम वाला मूवमेंट। व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू, कि हम पुराने युग से एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, एक पुराने युग का अंत हो रहा है। एंड व्हेन द सोल ऑफ द नेशन, इस देश की आत्मा। विशाल भाई, तुमको वीडियो ऑन करने का क्या बीमारी है? वीडियो ऑफ रखो अपना। विशाल, अपना वीडियो ऑफ करो। आपको पहले भी शायद कहा गया इस बारे में। यस, चलिए आगे चलते हैं। व्हेन द सोल ऑफ द नेशन, फ्लो टूट जाता ना आप लोग ऐसे डिस्टर्ब करते हो। व्हेन द सोल ऑफ द नेशन लॉन्ग सप्रेस्ड फाइंड अल्टरनेस, मतलब इस देश की जो आत्मा थी ये बहुत समय से सोई थी, लंबे समय तक इसको दबा के रखा गया था। सप्रेस मतलब इसको दबा के रखा था, अब ये उठना चाह रही है, ये एक नए युग में प्रवेश कर रही है, अब ये उठ रही है, ये जाग रही है। इट इज फिटिंग दैट एट दिस सोलम मोमेंट, इसी क्षण वी टेक द प्लेज ऑफ डेडिकेशन टू द सर्विस ऑफ इंडिया। ये जो समय हम ये बड़ा महत्वपूर्ण जो टाइम है, मतलब जो रात, ये रात की जो घड़ी बीत रही है, वो जो 15 अगस्त का जो क्षण आ रहा है, हम इसी समय एक प्लेज लेते हैं। किस चीज के प्लेज लेते हैं? कि हम सर्विस ऑफ इंडिया एंड इसके जो नागरिक हैं, हम इनकी सेवा करेंगे टू द स्टिल लार्ज कॉज ऑफ द ह्यूमैनिटी। और सेम चीज लोगों और मानव और मानवता की हम लोग सेवा करने की शपथ लेना चाहते हैं। आगे कहते हैं नेहरू जी, फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब भी आजादी मिलती है और हमें जब शक्ति मिली, पावर मिली करने की, पहले तो अंग्रेज लोग थे, तुम्हारे पास पावर नहीं थी, अब हमारे पावर भी आई है, फ्रीडम भी आई है, इसके साथ में बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी आई है। तो जैसे आप जब बड़े होगे, आप जब जॉब करोगे, तो आपके ऊपर जिम्मेवारी है कि आपको जो टास्क मिला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको जिम्मेवारी से निभाना चाहिए। द रेस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली, उस टाइम जो असेंबली बनाई गई थी, ए सोवर्जिन बॉडी। सोवर्जिन बॉडी, सोवर्जिन का मतलब होता है कि अब इस देश के ऊपर शासन ये देश ही करेगा, इसके ऊपर कोई दूसरा देश आगे शासन नहीं करेगा। रिप्रेजेंटिंग द सोवर्जिन पीपल ऑफ द इंडिया, ये जो इंडिया जो सोवर्जिन कंट्री है, सोवर्जिन कंट्री का मतलब क्या है कि अब इसके ऊपर शासन इसी देश के लोग ही करेंगे, देश के नागरिक ही करेंगे। इसलिए हमारे संविधान में लिखा है, अगर किसी के पास किसी दूसरे देश की अगर नेशनलिटी है, जो सोनिया गांधी हमारे देश की, वो क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि स्टिल उनके पास इटली की वो है, क्या है, नागरिकता, सिटीजनशिप है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इस कंट्री के ऊपर केवल वही राज कर सकता है या राज कार्य में सेवा कर सकता है जो इंडियन हो, इंडियन सिटीजन हो। बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम we have endured all the pains of labor and our hearts are very heavy। ये बात भी एकदम सही है कि ये आज़ादी हमको इतनी इजी से नहीं मिली, इसको पाने के लिए बहुत स्ट्रगल हुआ है। तो यहाँ पर नेहरू जी उस चीज को बता रहे हैं। 1 सेकेंड, मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा। यहाँ पर हम लोग, यस, बिफोर द बर्थ ऑफ द फ्रीडम all the pains of the labor and our heart are heavy with the memory of this sorrow। कि ये आज़ादी हमको ऐसी नहीं मिली, इसके पीछे बहुत दर्दनाक कहानी, बहुत मेहनत है, बहुत बलिदान है। तो हमारा जो हृदय है, दिल है, उसको सोच के ही बहुत भारी हो जाता है कि उन लोगों का योगदान इतना बड़ा है, जो हमारे पहले क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया था। सम ऑफ दोज पेन्स कंटिन्यू इवन नाउ, कि अभी भी, मतलब ये पुराने समय में भी लोगों ने बलिदान दिया था और अभी बलिदान कंटिन्यू है। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसी समय पार्टीशन हुआ था,
तो पार्टीशन एकदम शांत नहीं हुआ, ये कई दिनों तक चलता रहा। Nevertheless, the past is over and it is the future that beckons to us now. अब हम पास्ट को भूलेंगे नहीं, पर अब पास्ट ओवर हो चुका है, अब हमको फ्यूचर की तरफ देखना है, उसको मजबूत बनाना है। That future is not one of ease or resting, but of the inset and starving, so that we may fulfill the pledges we have so often taken and one we shall take today. तो फ्यूचर इतना इजी नहीं है, एकदम ऐसा नहीं कि हो जाएगा। तो हमने लेकिन जो प्लेजेस ली हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे और आने वाले समय में भी वो कोशिश करते रहेंगे हम इन प्लेजेस को पूरा कर सकें। द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ मिलियन ऑफ पीपल हु सफर। हम सर्विस ऑफ इंडिया की बात करते हैं, मतलब हम उस देश के हर सिटीजन की सर्विस देने की कोशिश करते हैं जिसने सेक्रीफाइस किया है या जो कहीं ना कहीं माध्यम बने हैं। इट मीन द एंडिंग ऑफ द पॉवर्टी, कि पॉवर्टी खत्म होनी चाहिए, इग्नोरेंस, डिसीज एंड इक्वलिटी, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो पॉवर्टी भी खत्म होनी चाहिए, बीमारी रोग मुक्त होना चाहिए, ये सब उस समय प्लेजेस की गई थी, आज भी वो सब चल रहा है। इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि भाई समाज की नजर में, कानून की नजर में सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन, ये गांधी जी के बारे में कह रहे हैं, हैज टू बी वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। ये कहते हैं कि इस सदी के सबसे महान व्यक्ति थे, गांधी जी की बात कर रहे हैं, कि उनका था कि हर गरीब का आंसू पोंछा जाए, किसी भी आंखों में आंसू ना हो। दे मे बी बिहाइंड अस बट एज लॉन्ग एज देयर आर टीयर्स एंड सफरिंग सो लॉन्ग आवर विल बी नॉट ओवर। हो सकता है मैं उनको नहीं देख पा रहा हूँ या हमारे बहुत पीछे हैं, स्टिल हम कोशिश करेंगे कि हम ये उनके आंसू पोंछते रहें। So long our will not over, जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा, हम ये सर्विस करते ही रहेंगे। ये नेहरू जी के विचार थे आजादी के समय, जो उन्होंने आजादी का स्पीच दिया था। ठीक, अब आगे देखते हैं आगे किसका लिटरेचर है। Read these three quotations very carefully. Can you identify one idea that is common to all these three? बताइए इन तीनों ने क्या कॉमन पॉइंट पकड़ा था, बता सकते हैं आप लोग? गांधी जी की स्पीच में, अंबेडकर जी की स्पीच में और नेहरू जी की स्पीच में आपको क्यों क्या कॉमन दिखा, बताइए जल्दी। यस, एवरीवन इज फोकस ऑन इक्वालिटी अमंग द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था। ठीक है, चलो गुड, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ओके, अब जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमने बहुत जगह से लिया है। हमने यूएस से भी सीखा, हमने अफ्रीका से भी सीखा, यूके से भी सीखा, फ्रांस से भी थोड़ा सीखा, हमने सबका थोड़ा थोड़ा पार्ट लिया। ठीक है, तो जो हमने प्रेम्बल लिखा कि प्रेम्बल हमको लिखना चाहिए, ये एक्चुअल में हमने यूएस से सोचा। यूएस का प्रेम्बल देखो दिया हुआ है, ठीक है, अब इसको हम पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे ये। ठीक है, तो हमने उससे सोचा कि हमें भी अपना प्रेम्बल लिखना चाहिए। फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये फिलोसफी हमने कहां से ली बताई गई यहाँ पर। वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर इन टर्न नर्चर्ड बाय इट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। मतलब जो स्ट्रगल था, जो पेन था, जो वैल्यूज थी, उससे हमको क्या अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प मिला। तो ये वैल्यूज को इस इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखा गया है, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कि हम किन वैल्यूज के बेस पे ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल्स का मतलब है वो पैराग्राफ्स या पॉइंट्स जिनके ऊपर हम पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं। आप लोगों ने सुना आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, 3, 4, तो हर एक लाइन्स है जिसके अंदर हमने सारे पॉइंट्स कवर अप किए कॉन्स्टिट्यूशन से। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स वैल्यूज, जिसको हम प्रेम्बल कहते हैं। तो कई बार आपको क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ आप लिख सकते हो द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स वैल्यूज। ये एक ऐसा छोटा सा पैराग्राफ है जिसमें हमने सारी बेसिक्स वैल्यूज को
कैप्चर करने की कोशिश की है और कॉन्स्टिट्यूशन उसको आगे डिस्क्राइब करता है, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द अमेरिकन मॉडल। कई बार आपको एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई ये जो हमको प्रेम्बल लिखने का आइडिया कहाँ से आया, ये आइडिया आया था अमेरिकन अमेरिकन मॉडल से। ठीक है, चलो अमेरिकन मॉडल क्या है, देखो वी द पीपल, आप इंडिया का पढ़ोगे तो ऐसी है, वी द पीपल ऑफ द इंडियन इन ऑर्डर टू फॉर्म ए मोर परफेक्ट नेशन, कि हमारा देश एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ये यूएस का है। एस्टेब्लिश जस्टिस, तो देखो हर लगभग हर एक कंट्री का आपको वैल्यू सेम मिलेंगे, ठीक है ना, जस्टिस होना चाहिए, इनसिक्योर डोमेस्टिक ट्रांस इक्वलिटी, है ना, डोमेस्टिक फ्रंट पे सब में इक्वलिटी होनी चाहिए, प्रोवाइड फॉर द कॉमन डिफेंस, हम सभी को डिफेंस प्रोवाइड करेंगे, प्रमोट द जनरल वेलफेयर, पब्लिक का भी भला करेंगे, सिक्योर द ब्लेसिंग ऑफ द लिबर्टी ऑफ अवर सेल्फ, इसमें इन्होंने धर्म की बात भी डाली है कि अपने आप को मुक्त करने के लिए हम धर्म के कार्य भी करेंगे, फॉर आवर प्रोस्पेरिटी ऑल्सो, टू ऑर्डेन एंड एस्टेब्लिश दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका। तो देखो लगभग सब में बात कॉमन होती है, हर कोई जस्टिस की बात करता है, हर कोई डिफेंस की बात करता है, पब्लिक की भलाई की बात करते हैं, इस इक्वलिटी की बात करते हैं, सब में लगभग उन्हीं बातों का डिस्क्रिप्शन है। अभी अब आगे हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, पढ़ लेते कि वो भी क्या चाहते थे, क्योंकि हमने इन सब से कुछ ना कुछ सीखा है कल्चर से। वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, अब साउथ अफ्रीका वाले बात कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस ऑफ आवर पास्ट, कि भाई पहले हमारे से जो अत्याचार हुआ है, वो पहली लाइन में लिख रहे हैं, हम उस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, ऑनर दोज हु सफर्ड, हम उन लोगों को ऑनर करते हैं जिन्होंने जस्टिस के लिए और फ्रीडम के लिए हमारी लैंड पे बहुत सफरिंग की, बहुत उन्होंने अपना योगदान भी दिया, बलिदान भी दिया है, हम उनको ऑनर करते हैं, रिस्पेक्ट दोज हु हैव वर्क टू बिल्ड एंड डेवलप अवर कंट्री, हमको भी रिस्पेक्ट करते हैं जिन्होंने कंट्री को बनाने में और उसको मजबूत करने में योगदान दिया है, एंड बिलीव दैट साउथ अफ्रीका बिलोंग टू द ऑल हु बिलीव इन, साउथ अफ्रीका उसको बिलोंग करता है जो यहाँ पर रहते हैं, एंड यूनाइटेड इन अवर डाइवर्सिटी, कि इतने भेदभाव होने के बाद भी हम इकट्ठे रहेंगे, वी देयरफॉर थ्रू अ फ्रीली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो बोलते कि वाले जो चुनाव होंगे वो एकदम फ्री एंड फेयर इलेक्शन जिसको बोलते हैं, ये जितने रिप्रेजेंटेटिव होंगे ये चुन के आएंगे, अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम लॉ ऑफ द रिपब्लिक, ये अफ्रीका पर बता रहे, सो एज टू डील दैट डिवीजन ऑफ द पास्ट एंड एस्टेब्लिश सोसाइटी, मतलब पास्ट में हुआ जो डिवीजन थे, हमने वहां पर देखा ना, काले लोग गोरे लोग, ये बहुत ज्यादा चलता था, एस्टेब्लिश सोसाइटी बेस्ड ऑन द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये सोसाइटी कैसे बनेगी जहाँ डेमोक्रेसी परमानेंट होगा, सोशल जस्टिस होगा, मतलब समाज में हर एक को जस्टिस मिलेगा, कोई बड़ा छोटा है वैसे जस्टिस, सबको जस्टिस मिलेगा, इन फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमंस है, जैसे हमारी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, तो देखो ये पॉइंट हमने अफ्रीका से लिया है, lay the foundation for the democratic and open society in which government is based on the will of the people and every citizen is equally protected by the law, ये सेम चीज कि ये देश की कानून की नजर में चाहे राष्ट्रपति गुनाह करे चाहे जनरल पब्लिक भी गुनाह करे, उसके लिए कानून सर्वोत्तम होता है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द सिटीजन, कोई सिटीजन का मतलब वे ऑफ स्टैंडर्ड हमको अच्छा बनाना चाहिए, फ्री द पोटेंशियल ऑफ ईच पर्सन, हर व्यक्ति में जो क्षमता है उसके अनुसार हमको फैक्ट्रीज जॉब्स ये प्रोवाइड करनी चाहिए, एंड बिल्ड ए यूनाइटेड एंड डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, हमको एक संगठित और डेमोक्रेटिक बेस पे, पॉलिसीज के बेस पे, वैल्यूज के बेस पे साउथ अफ्रीका को बिल्ड करना है, टू टेक इट अ राइटफुल प्लेस फॉर ए सोवरेन स्टेट इन द फैमिली ऑफ द नेशन, मे गॉड प्रोटेक्ट आवर पीपल, तो देखो यहाँ भी धर्म की बात आती है कि भगवान इस कंट्री के लोगों पर कृपा करें, आगे जो लिखा हो तो मेरे को रीड आउट नहीं आ रहा, मोशो की शिकाई अफ्रीका, ये शायद अफ्रीकन भाषा में है, जो हिंदी और इंग्लिश वाला तो मैंने पढ़ दिया है, ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे बात आएगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की,
तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको हर एक शब्द इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कीवर्ड देखो दिए गए हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरेन, सोशलिस्ट, स्कॉलर, डेमोक्रेटिक, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक। तो इसमें कुछ वर्ड हमने आजू बाजू से दाएं बाएं से लिए हैं, उनसे हमने सीखा है और हमने ये वर्ड सब लिए हैं। चलिए जी आगे देखते हैं। Let us read the preamble of the our constitution very carefully and understand the meaning of each keyword। तो आपको कभी कभी एक एक नंबर में ये पूछा जा सकता है, रिपब्लिक का मतलब क्या है, जस्टिस का मीनिंग क्या है, लिबर्टी का मीनिंग क्या है। ठीक, अब पहले हम ये डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, फिर हमको ये पढ़ना इजी होगा। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ड्रॉन up and enacted by the people through their representative and not handed down to them by king or any outside power। इसका मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है ये लोगों के लिए बना है, और कैसा है, ये किसी राजा या बाहरी पावर, बाहर के लोग आके यहाँ पर राज्य नहीं कर सकते। यहाँ पर राज्य कौन करेंगे, जिनको जनता चुनेगी। तो ये पीपल ऑफ द इंडिया बताते हैं कि हम भाई ऐसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आए। नेक्स्ट आपका है सोवरेनिटी। People has supreme right to make decisions on internal as well as external matters. No external powers can dictate the government of India। इसका मतलब देश में जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो कौन, जब बाहर के लिए डिसीजन हो, बाहरी कंट्रीज का डिसीजन हो, या खुद कंट्री के जो डिसीजन हो, वो इस देश के लोग लेंगे। देश के लोगों का मतलब है जो नेता लोग हैं, क्योंकि हमने उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा है कि वो हमारे बिहाफ पे कानून बनाएंगे। एंड नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट, कि बाहर का कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये हम बताने की कोशिश की गई है। अगला आपका डेफिनेशन है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या होता है, wealthy generated socially and it should be shared equally by the society। ऐसा नहीं होता ना, आप पैसा कमाओगे पड़ोसी को नहीं दोगे, है ना। तो जो आप पैसा आपको कमाने का हक है, इस सोसाइटी में सबको बराबर है। ठीक है ना। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ द लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशो इकोनॉमिकल इनइक्वलिटीज। जो सोशल लेवल पे और इकोनॉमिकल लेवल पे जो भी अनइक्वलिटी है, तो गवर्नमेंट कैसी कोशिश करेगी, लोगों को जमीन देगी और इंडस्ट्री सेटअप करेगी ताकि लोगों का सोशल स्टेटस और इकोनॉमिकल स्टेटस दोनों राइज हो और सब लोग इक्वल हो। अब देखो पहले बड़े बड़े जमींदारों के पास बड़ी बड़ी जमीन होती थी, तो एक ऐसा कानून आया, भाई जो जमींदार है उसका इतनी ही जमीन होगी, कुछ ऐसा बोला कि 5 एकड़ 10 एकड़ 20 एकड़ कुछ ऐसा फिक्स कर दिया गया। ये 1970 और 80 के बीच की बात है। और बाकी जो एक्स्ट्रा जमीन थी वो गाँव वालों में बांट दी गई। तो ये उसी पर्पज से किया गया था, क्योंकि पहले जमींदार के पास पूरा गांव होता था, सब पूरी उसकी प्रॉपर्टी होती थी, तो बाकी लोग उसके खेत में मजदूर की तरह काम करते थे। तो इन्होंने क्या किया, उतनी प्रॉपर्टी रखी जितनी उसको जरूरत है, बाकी सब पब्लिक में बांट दिया। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है सेक्युलर। सिटीजन हैज कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। यहाँ इंडिया गलती कर रही है कि इसमें किसी भी सिटीजन को कोई भी रिलीजन फॉलो करने का अधिकार है, बट गवर्नमेंट का कोई कानून नहीं है। गवर्नमेंट ट्रीट ऑल रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिस विद इक्वल रिस्पेक्ट। गवर्नमेंट के लिए सब बराबर है। ये सेकुलर का मतलब है। ये एक्चुअली में स्टार्टिंग में नहीं किया गया था। ये दो चीजें हैं, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक। ये सेकुलर एंड सोशलिस्ट, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ये तब ऐड नहीं हुआ था, ये बाद में ऐड हुआ था। इसको आप पढ़ोगे बाद में। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेट का मीनिंग क्या है, ए फॉर्म ऑफ पीपल, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट, इलेक्ट देयर रूलर, मतलब सबको वोट देने का अधिकार है, सब अपने लीडर चुन सकते हैं, एंड होल्ड देम अकाउंटेबल, कि अगर वो कुछ गलत काम करेंगे तो हम 5.5 तो जो रूलर्स होंगे हम उनको अकाउंटेबल बोल सकते हैं, भाई तुमने अगर इस बार अच्छा काम नहीं किया हम तुमको अगली बार वोट नहीं देंगे। द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल। पहली बात तो जनता चुनेगी, जनता चुन के जो लीडर आएंगे उनको हम अकाउंटेबल बना सकते हैं, भाई तुमने काम क्यों नहीं किया। और जो गवर्नमेंट बनेगी वो जो काम करेगी उसके ऊपर बेसिक रूल होने चाहिए।
ठीक है, ये डेमोक्रेटिक का मतलब है। अब इसको पढ़ लेते फ्रेटर्निटी। All of us should behave as we are the member of same family and no one should treat a fellow citizen as inferior। कि मतलब हमको मानना चाहिए इस देश के जितने भी नागरिक हैं सब बराबर हैं और कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। इक्वलिटी, ऑल द इक्वल बिफोर द लॉ, कि नियम के सामने सब बराबर हैं। एकदम सही बात है। जब नियम कानून होगा तभी तो लालू महाराज अभी जेल में है, आजकल तो हॉस्पिटल में, पर जेल में। तो बड़ा लीडर हो चाहे आप हो, गुनाह करोगे सजा मिलेगी। हाँ, सजा मिलने में समय हो सकता है, 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। ओके, तो गवर्नमेंट शुड इंश्योर ऑल इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो देखो, अगर आपको कभी समझो अपने पड़ोसी से कोई दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हो, पहले आप सेशन कोर्ट में उसके खिलाफ जा सकते हो। अगर सेशन कोर्ट में आपकी सुनाई नहीं होती, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। अगर हाई कोर्ट में आपकी सुनाई नहीं होती, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। तो गवर्नमेंट आपको फुल फ्रीडम देती है कि भाई आप अपनी राइट्स का यूज कर सकते हो और आप खुशी से इस देश में रह सकते हो। लिबर्टी, देर इज नो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन ऑफ द कंट्री इन व्हाट दे आर थिंक। कि आप देश के नागरिक हो, आपके सोचने पर आप सोच सकते हो, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये वही है कि आप कैसा अपनी चीजों को एक्सप्रेस करना चाहते हो, उसके लिए आपको फ्रीडम है। द वे दे विश टू फॉलो देयर थॉट्स इन एक्शन, जो उन्होंने सोचा है, जो थॉट उनके माइंड में आया है, अब उसको कैसे एक्शन में लेना है, ये भी फुल फ्रीडम है। मतलब आप जो सोच रहे हो, सोचने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आपको अपने विचार प्रकट करने में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और आपने जो कुछ अच्छा आइडिया सोचा है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में भी गवर्नमेंट कभी बाधक नहीं बनेगी। जस्टिस, यू कैनॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। कि भाई जो भी कानून बना है वो सबके लिए बराबर है, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, किसी भी रिलीजन के हो, या आप किसी भी कास्ट के हो। सोशल इनइक्वालिटी जो यहाँ पर रिमूव नहीं किया गया, रिड्यूस किया गया, कि समय के साथ इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ, गवर्नमेंट सबके लिए काम करेगी, स्पेशली फॉर द डिसएडवांटेज ग्रुप। मतलब जो लोग थोड़े फाइनेंशियली पुअर हैं उनके लिए थोड़ा ज्यादा काम करने की कोशिश करेगी। रिपब्लिक, द हेड ऑफ स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड इज नॉट ए हेरिडिटरी पोजीशन। जो देश का मुखिया होगा ये एक पोजीशन है, इज ए इलेक्टेड पर्सन, इसको चुना जाएगा। ठीक है, ये हेरिडेटरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि समझो देश के जो पहले राष्ट्रपति थे अब उनका बेटा दूसरा राष्ट्रपति बनेगा। हेरिडेटरी मतलब उसके उसके परिवार में उसी का वंशज, कि वो उस पोजीशन पे बैठेगा। तो राष्ट्रपति का बेटा जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति बनाएंगे, अगली बार कोई और राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, तो ये सब हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम प्रेम्बल पढ़ते हैं। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a, कि हम जो भारत के निवासी हैं हम इसी क्षण से एक ऐसा इंडिया बनाना चाहते हैं, कैसा हो, जो सॉवरेन भी हो, सोशलिस्ट भी हो, सेकुलर भी हो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी हो। तो सारी डेफिनेशन अभी हमने पहले कवर अप कर ली। एंड टू सिक्योर टू ऑल द सिटीजन, ये सबके लिए बराबर नियम से लागू होंगी। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल होना चाहिए। लिबर्टी ऑफ थॉट होना चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए, बिलीफ है, फेथ एंड वर्शिप है। आपको लिबर्टी दी गई, आप कुछ भी सोच सकते हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। आपका कोई, जैसे तुमको लगता है मेरी वहां पर श्रद्धा है, वहां पर मेरा भरोसा है, मैं इसकी पूजा करना चाहता हूँ, मुझे उसकी फ्रीडम है। इक्वली ऑफ स्टेटस ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटी, कि सबको भाई अपॉर्चुनिटी बराबर मिलेगी और हर कोई अपने आप को प्रमोट कर सकता है। फ्रेटर्निटी एस्पायरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, कि भाई हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे और हम सब लोग इस देश को यूनिटी एंड इंटीग्रिटी से इस देश में रहने की कोशिश करेंगे। इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 26 नवंबर, याद रखना डेट, 1949, डू हेयर बाय एडप्ट इंटेक्ट एंड गिव अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कि हम ये देश के नागरिक एक्चुअली बोल रहे हैं कि हम अब अपने आप को संविधान के अंडर में लेते हैं। क्लियर, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपके काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, खासकर जो डेफिनेशंस है ना, ये डेफिनेशंस आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए।
फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, ये आपको डेफिनेशन माइंड में क्लियर है तो क्या आप उसको आराम से एक्सप्लेन करते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलें। ओके, तो यहाँ पर आपका देखो लगभग चैप्टर फिनिश हो गया, ये लास्ट पार्ट आपका बाकी है, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। एक था कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, अब इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। इंस्टीट्यूशनल का मतलब होता है जैसे प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, ये कैसे डिजाइन हुआ, शायद यहाँ उसका बेसिक इंफॉर्मेशन दिया है। The constitution is not merely a statement of value and philosophy। ठीक है, तो केवल आपने संविधान में लिख दिया तो उससे ऐसा नहीं कि वो फॉलो हो जाएगा। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टम भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, हमने संविधान में सब कुछ लिखा है, अब इसको पूरा कौन करेगा, तो उसके लिए कैबिनेट मिनिस्ट्री बनेगी, प्रधानमंत्री भी होगा, अलग अलग टाइप के मिनिस्टर्स होंगे, उनके नीचे राज्य मंत्री भी होंगे, स्टेट और मतलब स्टेट और सेंटर का कैसे तालमेल रहेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो जो संविधान को लागू करने का जो माध्यम है, मतलब मीडियम है, वो इंस्टीट्यूट होता है। इंस्टीट्यूट मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जो इस पूरे चीजों को पूरा करेगा। आपकी नीड है, समझो आप देश के सिटीजन हो, आपके कुछ राइट्स हैं, आपकी कुछ ड्यूटीज हैं, ये कहाँ लिखी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। अब इन फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज को पूरा करने के लिए सिस्टम भी बनने चाहिए, तो सिस्टम कहलाता है इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। जैसे हमारी पार्लियामेंट है, या हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, स्कूल्स हैं, ये सब के इंस्टीट्यूशन डिजाइन के पार्ट है। तो इट इज नॉट ए जस्ट फिलोसफी, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली अबाउट एम्बोडिंग दीज वैल्यूज इनटू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। जो भी हम सिस्टम बनाएंगे वो इन वैल्यूज के ऊपर बनेगा, जो वैल्यूज हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस किया है। तो मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, मच ऑफ द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इज अबाउट दिस अरेंजमेंट्स। जो भी हमें सर, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और पॉलिटिक नहीं होगा तो क्या होगा भाई, डेमोक्रेसी भी हो आयल तो सब होगा, प्राइम मिनिस्टर भी होगा, प्रेसिडेंट भी होगा, पॉलिटिक्स भी होगा। फिर तो या तो कोई राजा राज करेगा या कोई डिक्टेटर राज करेगा, सिंपल सी बात है। इट इज वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, देयरफॉर नीड टू बी अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली। ठीक है, तो आपने जो नियम कानून बनाए हैं ये बहुत डिटेल में है। ठीक है, तो कई बार अगर आपको उसको चेंज करना पड़े तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, उसको कहते हैं अमेंडमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना। अमेंडमेंट की अमेंडमेंट मतलब बदल देना, रिप्लेस कर देना, क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेटेड। तो हमारे संविधान में निरंतर चेंज होते रहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं संशोधन। ये सब बोलते हैं ना कि आपने ये बचपन में जब हिंदी लिखते थे तो आप जब लिखते थे तो टीचर बोलते थे नहीं ये गलत लिखा है, इसको इरेज करके फिर से अच्छा लिखो, तो उसको और आप अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं, इसको बोलते हैं अमेंड करना। दोज हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ट दैट इट हैज टू बी इन अकॉर्डिंग टू द पीपल एस्पिरेशन। ये जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे ये लोगों की उम्मीद के हिसाब से होना चाहिए और इससे सोसाइटी में चेंज आना चाहिए। दे डोंट सीट सेक्योर्ड, वो इससे डरने नहीं चाहिए। ये एकदम स्टैटिक नहीं होना चाहिए कि आप इसको बदल ही नहीं सकते, है ना, एकदम मतलब हर चीज डायनेमिक होनी चाहिए, नॉन अल्टरेबल। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप इसको नियम कानून नहीं बदल सकते या बदल सकते हो। सो दे प्रोविजन टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टू टाइम। दीज चेंजेस आर कॉल्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसको पक्का याद रखना। दे मेड प्रोविजन टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस, कि गवर्नमेंट को लगता है कुछ चेंज करना है तो चेंज करते हैं, वो कुछ प्रोविजंस लेके आते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन देखता है द इंस्टीट्यूशन वेरी है लीगल लैंग्वेज, ये लैंग्वेज बड़ी लीगल है। आप लोग नॉर्मली अगर पढ़ने की कोशिश करोगे ये इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है, कोई लिटलाइज भाषा। अगर आपको कभी ट्राई करना है तो जो आप किराए के घर में कभी रहते हो तो एक रेंट एग्रीमेंट बनता है, उसको पढ़ के देखना, उसकी लैंग्वेज अगर ढंग से लिखवाया हो तो लीगल लैंग्वेज होती है, तुम बिना पढ़े उसके ऊपर साइन कर देते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसकी भाषा बड़ी लीगल है। इफ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये देखो साफ वही कह रहा है कि पहली बार में तुम समझ ही नहीं सकते हो, आप कई बार पढ़ो तब तो तुमको लगा कुछ और पढ़ने की जरूरत है।
Yet the basic institution design is not very difficult to understand. अब हम उसको डिजाइन करके इंस्टीट्यूट कैसा होना चाहिए. Like any constitution, the Indian constitution is the procedure for choosing person to govern the country, which is constitution क्या करते हैं, प्रोसीजर बनाया कि कौन लोग चुन के गवर्नमेंट में आएंगे, उनके पास कितनी पावर रहेगी, वो क्या डिसीजंस ले सकते हैं, उनकी डिसीजंस के ऊपर लिमिट भी लगानी है, ये सब करना है. These are provided by the citizens को कुछ राइट देने हैं, that they cannot be violated. The remaining 3 chapters उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. इसके बाद आपका चैप्टर यहाँ पर एंड होता है. फिर आपको देखो ये डेफिनेशन है कुछ एपेथराइड, ये आप डेफिनेशन पढ़ लेना सारी, ये सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. फिर आगे उसके बाद आपके क्वेश्चन सर स्टार्ट हो जाते हैं. तो भाई और बहनों, विदाउट जो हमने पढ़ा सेकंड चैप्टर, अगली बार मिलेंगे तो हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल पार्टीज. थर्ड चैप्टर आपका है इलेक्ट्रोल पार्टीज. होप सो सबको चैप्टर समझ में आया होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. शायद आपको पहली बार इतना सुनने का मौका मिला होगा. 7th 8th में क्योंकि ये इतना डिटेल में नहीं है, 9th 10th से ये आपको समझने का मौका मिलता है डीपी. अब एक्चुअल में आप देश की राजनीति को समझना शुरू करोगे. अभी हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे कि हमारा कि चुनाव कैसे होते हैं, कितनी पार्टीज होती हैं, किस टाइप की पार्टीज होती हैं, पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, उनका चुनाव कैसे होता है, ये सब हम अगले चैप्टर पढ़ेंगे. इस चैप्टर का नाम क्या है, वाई इलेक्शंस. इलेक्शंस क्यों जरूरी है, ये सब आप पढ़ने आने वाले चैप्टर्स में आप लोग पढ़ोगे. ओके जी, चलिए गुड. अभी बार अटेंडेंस दे दो फटाफट. और जो हमने बात स्टार्टिंग में डिस्कस की थी उसको याद रखना. ठीक है, चलिए गुड. थैंक यू वेरी मच. प्लीज गिव अटेंडेंस. शबा खैर, थैंक यू वेरी मच. फिर मिलेंगे.